हाय, पिछली वीडियो में ना हमने यहाँ तक कर लिया था CPM CVM। अब उसे एक बार और करते हैं, वो वीडियो बंद हो गई थी। यही आफत रहती है इसमें, कभी बैटरी ख़त्म, कभी लाइट गई, कभी कुछ कभी कुछ। तो देखो ये है हमारे पास, हमने बना लिया था ना ये वाली टेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम में, वो दूसरी टेबल बना ली थी। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है ना, इसी से हो जाएंगे सारे। तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये CVM पर कंट्रीब्यूशन, और ये क्या है, CVM टोटल कंट्रीब्यूशन। तो देखो क्या है, सबसे पहले ट्रांसलेशनल, फिर रोटेशनल, फिर वाइब्रेशनल। रोटेशनल में लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर नॉन लीनियर, ठीक है। लीनियर में भी एट रूम टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर। ये एट रूम टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर। तो देखो इसमें कंट्रीब्यूशन होता है R/2, ठीक है। R क्या है, गैस कांस्टेंट है। R इज द गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो इसमें कंट्रीब्यूशन R/2, इसमें भी R/2, इसमें होता 3n-5 R। कंट्रीब्यूशन इसमें होता R, इसमें होता 3n-5R, और 3n-5 लिखते हैं अभी, 3n-6, और इसमें 0 0। तो देखो CVM कितना आता है हमारे 3/2, 3 आता है। देखो ट्रांसलेशनल में कितना आता है 3, रोटेशनल में कितना आता था हमारा, जो लीनियर था वो कितना था 2, ये कितना था 3 नहीं 4, ठीक है। 3n-4 जो पिछली बार टेबल बनाई थी। अगर हम देखें कंट्रीब्यूशन कितना R/2, 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 ठीक है ना। 3 2 और 3n-5, यहाँ आया था 4, ठीक है, ये आया था 4 और ये आया था 3। तो यही है लीनियर में और नॉन लीनियर में, 3 2 3, और इसमें ये R, और इसमें ये R। अब इनका ना निकाल के देखते हैं, तब पता चलेगा कैसे है। देखो मान लें सबसे पहले हम निकाल रहे हैं H हीलियम के लिए। हीलियम का कितना होता है 3n, 3n का मतलब 3 × 1, तो कितना हो गया 3, मतलब 3 0 0। ये ट्रांसलेशनल, ये रोटेशनल, और ये वाइब्रेशनल, ठीक है। देखो 3 0 0 कैसे हैं, क्योंकि 3 है ना टोटल, अब आगे तो जा ही नहीं सकते, ट्रांसलेशनल के पास ही जाएंगे। और वाइब्रेशनल ओनली कंसीडर एट हाई टेम्परेचर कंसीडर करना, ठीक है। तो देखो इसमें CVM कितना हो जाएगा 3 कंट्रीब्यूशन है, और कंट्रीब्यूशन कितना R/2, तो 3R/2 + 0 + 0, तो कितना हो गया CVM, ठीक है। अब देखो CPM क्या होता है, CPM - CVM = R, CPM = R + CVM। तो देखो कर दो, इसमें CPM निकालना है, तो CVM + R, CVM कितना 3R/2 + R, तो कितना हो गया 5R/2, ठीक है। इन्हें मैं ऊपर लिखता हूँ दोबारा से। देखो सबसे पहले किसका है, हीलियम 3n, 3 × 1 3 3 0 0, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, कितना है 3R/2। किसका कंट्रीब्यूशन है CV का, CVM का 3R/2, CPM का 5R/2 आया ना। ये गामा क्या होता है CP/CV। तो देखो कितना 5R/2 इंटू में ऊपर क्या CP कितना 5R/2, और ये कितना 3R/2, 2 से 2 R से R, 5/3, 3 से कट जाएगा 1.67, तो कितना आ गया 1.67। तो ये आ गया हमारा हीलियम का। सेकंड कौन सा H2 का, देखो H2 में कितना 3n, 3 × 2, 3 2 = 6, 3 2 1। वाइब्रेशनल हम कंसीडर करेंगे नहीं, तो CVM कितना हो जाएगा 3R/2 + 2R/2, तो 3 2 5R/2, और CPM कितना हो जाएगा
7R/2 CP प्लस R, और गामा कितना हो जाएगा 7/5, कट के कितना आ जाएगा 1.40। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं H2O का जो नॉन लीनियर था, 3n 3 × 3 टोटल 9, 3 रोटेशनल नॉन लीनियर है ना ये, तो कितना होता था 3, और बचे कितने 3n-5, और इसमें था 3n-6, 3 3 9, 9 में 6 गए 3, तो 3 3 3 ऐसे टूटेंगे। तो CVM का कंट्रीब्यूशन कितना है 3R/2 प्लस 3R/2, और ये हम कंसिडर करेंगे नहीं, ये करना खाली वाइब्रेशनल, कंसिडर एट ओनली हाई टेम्परेचर पर कंसिडर करना। ठीक है, तो देखो 3R/2 तो कितना हो गया 6R/2। अगर हम CPM निकालें तो CPM कितना हो जाएगा 6R/2 है, तो 8R/2, ये 3R है और ये 4R है ना। तो गामा कितना हो जाएगा CP/CV, तो कितना 8R/2 डिवाइड बाई 6R/2, कट के कितना आ जाएगा 1.33। तो इसको ना टेबल को याद रखना। अगर मैं फोर्थ निकालूँ CO2 के लिए 3n 3 3 9 3 2 4, CVM 3R/2 प्लस 2R/2 कितना हो गया 5R/2, और CPM कितना हो गया 7R/2, और गामा कितना हो जाएगा 1.67। अगर मैं टेबल बनाऊँ ना इनकी, तो टेबल में अगर मैं मान लो मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, अगर ये गामा की वैल्यू लिखूँ तो 1.67, 1.40, 1.33। इस टेबल को ना याद रखना, डायरेक्ट यूज होती है। ठीक है, अब ये हो गए सारे। इसका एक जनरल फार्मूला लिख देता हूँ मैं, जो मैंने शायद पिछली क्लास में लिखा था या नहीं लिखा था। CVM क्या होता है N ट्रांसलेशनल में R/2 कॉन्ट्रीब्यूशन, N रोटेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन R/2, और N वाइब्रेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना R। और ये कब कंसिडर करना ओनली एट हाई टेम्परेचर। इसमें कौन कौन से आए थे 3n-5, और एक आया था 3n-6। ये किस में था लीनियर, ये किस में था नॉन लीनियर। ठीक है ना, इसमें 3 आ रहे थे, इसमें 3, और इसमें कितने लीनियर में 2, ये 3, ये 2, और ये 4। ये H2O के केस में था, और ये CO2 के केस में है ना। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, इसी से हो जाएंगे सारे। ठीक है ना, और जैसे आपको मन कर टेबल से याद करना, टेबल से कर लेना। तो यहाँ पर इक्विपार्टीशन थ्योरम के डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और अब हम करते हैं अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक पर, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो देखो पहला क्या है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखो रिवर्सिबल, देखो दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जो हर स्टेप पे रिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हो, और इरिवर्सल एक डायरेक्शन में चल रही है, बैक नहीं मारेगी वो रिएक्शन। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में देखो, आइसोथर्मल है डेल्टा T = 0, इसकी वजह से डेल्टा U = 0, और इसी की वजह से डेल्टा H = 0। एक्सपेंशन हो रहा है तो डेल P dP = पॉजिटिव। तो वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क = -nRT ln V2/V1। वर्क तो हो रहा, ये वॉल्यूम तो बढ़ रही है ना, और कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा, कांस्टेंट तो है, चेंज नहीं हो रहा, पर है तो सही ना कुछ, R अगेंस्ट कांस्टेंट, n नंबर ऑफ मोल्स। तो ये फॉर्मूला होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। हाँ, इनके यूनिट दे रखी हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो हमारे पास डेल्टा U है, वो होता है Q + W। अब हमारे पास क्या है डेल्टा U 0 है, तो W क्या हो जाएगा -Q के। ठीक है, और देखो इसकी यूनिट क्या, R क्या होता है जूल पर केल्विन पर मोल, N क्या होता है मोल, टेम्परेचर क्या होता है केल्विन, मोल से मोल इनवर्स, ये कट गया जूल। वर्क क्या होता है, एनर्जी की फॉर्म होती है ना, एनर्जी की फॉर्म होती है, इसकी यूनिट भी जूल, इसकी यूनिट भी जूल, इसकी यूनिट भी जूल, तो इसकी यूनिट भी जूल, ये आ गई। ठीक है, और एक चीज़ और बच गई थी, हाँ डेल्टा U = Q प्लस नहीं PV = nRT। ठीक है, n को हटाओ, PV = RT। देखो nRT, n को हटाओ, R क्या है कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है
कांस्टेंट, चेंज तो नहीं होगा। तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर द केस ऑफ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के केस में पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो लिख सकते हैं पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। ये याद रखना, आइसोथर्मल के केस में लग जाएगा ये, ठीक है ना। अब देखो सेकंड हमारे पास, सेकंड है, अब रिवर्सिबल हो गए। अब इरिवर्सिबल देखते हैं। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांसन, एक्सपांसन एक्सपेंशन। इरिवर्सिबल, जो रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो उसे बोलते हैं इरिवर्सिबल, ठीक है। आइसोथर्मल डेल टी इज इक्वल टू जीरो, डेल यू इज इक्वल टू जीरो, डेल एच इज इक्वल टू जीरो। डेल यू जीरो है तो देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इसमें फ्री एक्सपेंशन। देखो फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो देखो वर्क का फॉर्मूला क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। अब फ्री एक्सपेंशन हो रहा है मतलब बाहर से ना तो कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा, नॉर्मल है, तो पी एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा। जैसे ये जीरो हो गया तो वर्क जीरो। डेल यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू। ये हमारा पहले से जीरो था डेल टी की वजह से, ये हमने अभी जीरो कर दिया तो क्यू क्या हो गया, क्यू भी जीरो। तो इसमें सब जीरो होते हैं, ठीक है ना। ये फ्री एक्सपेंशन हो गया। और सेकंड है हमारे पास इसमें, सेकंड वाले में सेकंड पार्ट नॉट फ्री। तो वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी, पी एक्सटर्नल डेल वी, इससे निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपना थर्ड सेकंड। फर्स्ट था रिवर्सिबल आइसोथर्मल, सेकंड है हमारे पास पहले का ही था ना वो दूसरा पार्ट, हाँ रिवर्सिबल हो गया। वह थर्ड रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। देखो एक ना एडियाबैटिक में और आइसोथर्मल में फर्क देखो। एडियाबैटिक क्या होता है, जिसमें क्यू जीरो हो। आइसोथर्मल में डेल टी इज इक्वल टू जीरो। अब क्यू और डेल टी में क्या फ़र्क है, मान लो हमारे पास एक कोई सिस्टम रखा हुआ है, हमें उसका टेम्परेचर चेंज नहीं, आइसोथर्मल की बात कर रहा हूँ मैं, हमें उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करना बिल्कुल भी। मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पे, हमें वो 50 पे रखना, हम उसे कंप्रेस करेंगे वो गर्म होगा, पर गर्म होगा मतलब 50 से बढ़ेगा, पर हमें उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, आइसोथर्मल रखना। तो हीट हमें बाहर निकालनी पड़ेगी ना, तभी तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो वो क्या है, हीट उसमें से रिलीज होती है, ऐड होती है, बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एडियाबैटिक में हम हीट ना डाल सकते ना निकाल सकते। सिस्टम है 50 डिग्री टेम्परेचर है, हम क्या मान लो उसको कंप्रेस कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं उस पर, ठीक है, कंप्रेस कर रहे हैं, तो हीट उसको आइसोलेटेड रखना, ना तो हीट बाहर जा सके ना अंदर आ सके। उसका अंदर का टेम्परेचर बढ़े घटे कुछ भी हो, वो होता है एडियाबैटिक कि अंदर का टेम्परेचर बढ़े घटे पर हीट हम एक्सचेंज नहीं करेंगे। और आइसोथर्मल में क्या होता है, जिसमें हीट एक्सचेंज हो जाए, मतलब हीट अंदर बाहर हम डाल सकें पर उसका टेम्परेचर हमें मेंटेन रखना, ये होता है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, ठीक है। तो देखो एडियाबैटिक में क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू जीरो, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। क्यू जीरो है तो डेल यू इज इक्वल टू डब्लू। इसमें फॉर्मूला याद रखना, देखो पी वी, इससे क्वेश्चन आते हैं एडियाबैटिक से। ये हो गए 3 फॉर्मूले। W इज इक्वल टू सी वी डी टी। सी वी क्या होता है, सी वी मैंने बताया था ना, क्यू वी ओवर डी टी। क्यू वी क्या होता है, डेल यू ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट, डेल यू डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, ये होता है। W इज इक्वल टू पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन। और गामा क्या होता है, ये रहा गामा, जो होता है सी पी ओवर सी वी, सी पी एम ओवर सी वी, कुछ भी कर लो दोनों से आ जाएगा। सी वी, हाँ वो सही था। तो देखो W इज इक्वल टू हमारे पास है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। देखो पी वी तो एन आर टी टू माइनस टी वन ओवर गामा माइनस वन, एक ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं इसमें, तो ये हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट अब हमारे पास, हाँ ये हो गया रिवर्सिबल हो गया। अब देखो इरिवर्सिबल। एडियाबैटिक क्यू जीरो, ये सब जीरो,
पहले पढ़ते हैं इसमें फ्री एक्सपेंशन। देखो वर्क क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, ये 0, W 0, डेल यू इज इक्वल टू Q प्लस W। ये हमारा 0 एडियाबेटिक वजह से, ये हमने अभी 0 किया है, तो डेल यू भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये फ्री एक्सपेंशन है। अगर नोट फ्री आ जाए तो निकालना वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी से। ठीक है, फिर देखो फोर्थ हो गया ये कोई, हाँ तो बस हो ही गया ये कंप्लीट हो। अब करते हैं अपनी कार्नोट साइकिल। देखो कार्नोट साइकिल देखते हैं। कार्नोट साइकिल पहले देखो यहाँ पर, ये क्या है, रिजर्वोयर। ठीक है, जो हीट देगा, हीट कंडक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो ये क्या है, सोर्स ऑफ हीट TH, हम यहाँ से हीट दे रहे हैं Q1। इसको ना डायरेक्ट करते हैं हम ऐसे। देखो पहले यहीं देखो, ये सोर्स ऑफ हीट है, बीच में क्या है, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, ना तो हीट अंदर जाएगी ना हीट बाहर आएगी। और तीसरा कौन सा है, सिंक। ठीक है, सिंक में क्या होता है, TC, जिसमें से हीट हम Q2 बाहर निकालते हैं। Q1 क्या है, QH, और Q2 क्या है, Q कोल्ड। ठीक है, यहाँ पर हम सब्सटेंस रखते हैं, यहाँ से सोर्स ऑफ हीट अंदर गई है, उसमें हो रहा है एक्सपेंशन। ठीक है, फिर इसमें हमने कुछ भी नहीं किया और इसमें हम हीट अंदर आ रही है। ठीक है, अब वो देखेंगे कैसे कैसे प्रोसेस हैं। तो ऐसे है, ये सिस्टम याद रखना, ये पहला सोर्स ऑफ हीट है, दूसरा सिंक है। ठीक है, अब इसी के हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, जो हम लास्ट में बनाते हैं, पर इसे हम पहले बना लेंगे। ठीक है, ये P और ये V। देखो ये होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। और ये चीज़ याद रखना, साइक्लिक प्रोसेस में W नेगेटिव होता है, और साइक्लिक नहीं क्लॉकवाइज में, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। अब देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या हमारे पास वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा T इज इक्वल टू 0। अब देखो मान लो हमारे पास है ये, समझना थोड़ा सा एक बार, ये है सोर्स ऑफ हीट। ठीक है, सोर्स ऑफ हीट TH, हमने इसमें Q1 दे दी, तो इसमें क्या होगा, आइसोथर्मल है। ठीक है, आइसोथर्मल आ गया ना। आइसोथर्मल का मतलब क्या है, इसका टेम्परेचर हमारे पास सेम रहना चाहिए। तो जब ये एक्सपेंड होगी, एक्सपेंशन है ना, तो जब ये एक्सपेंड होगी इसका टेम्परेचर कम होगा, और हम अंदर से हीट देके उस टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मान लो प्रेशर P1 था, यहाँ V1 है, और टेम्परेचर T1 है। अब यहाँ के बाद देखो खुद सोचो, ये क्या होगी, एक्सपेंड होगी ना थोड़ी सी, तो इसका P2 V2 और T, देखो H है ना, मतलब कि TH और ये TH, हमने कहा ना आइसोथर्मल है, मतलब कि ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये तो रहना चाहिए सेम। अब आप बताओ कि P1 और P2 और V1 और V2 कौन ज़्यादा है, V2 ज़्यादा है, और इसमें P1 ज़्यादा है प्रेशर। ठीक है, तो इसका देखो वर्क कैसे लिखेंगे, तो वर्क इज इक्वल टू, आइसोथर्मल में वर्क कैसे लिखते हैं, -nRT ln V2/V1, ये लिखते हैं ना। H कौन सा, हाई वाला, और देखो ये कौन सा होता है, V फाइनल, कितना, V2/V1, तो ये इसका बन गया। ठीक है, सेकंड देखो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक
एक्सपेंशन। एडियाबेटिक है, Q इक्वल टू 0 हमारे पास सेकंड में था, यहाँ पर ये ऊपर पहुँच गया था थोड़ा सा, है ना, ये P2 था, V2 था, TH है। अब हमने क्या किया, ये सोर्स ऑफ हीट था पहले, पर अब हमने किस में रख दिया, नॉन कंडक्टिंग में, मतलब ना तो हीट अंदर जाएगी ना हीट बाहर आएगी, नॉन कंडक्टिंग। हीट अंदर बाहर नहीं जा रही है ना, तो तभी तो एडियाबेटिक है, ना हम हीट दे रहे हैं ना हम हीट अंदर ले रहे हैं। तो इसमें जब भी एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन लिख रहा है, तो एक्सपेंशन होगा, ये मान लो P2 V2 है, तो इससे क्या बनेगा, P3 V3 और T। अब एक्सपेंड हो रही है गैस, ठीक है, तो एक्सपेंड होगी तो पहले तो ये देखो P2 और P3 और V2 और V3 एक्सपेंड हो रही है, तो वॉल्यूम बढ़ेगी ना, बढ़ गई, यही था ना हमारा पिछली बार भी। हाँ, और प्रेशर, ये वाला प्रेशर तो कम होगा ना। देखो एक्सपेंड हो रही है गैस, तो टेम्परेचर तो डिक्रीज होगा ना इसका, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हाई है तो कोल्ड हो जाएगा। और ये एडियाबेटिक है, तो इसमें कैसे निकालेंगे, CV dt से। तो W इज इक्वल टू CV dt क्या है, T फाइनल माइनस T इनिशियल। T फाइनल क्या है, TC माइनस T इनिशियल क्या है, TH। तो W इज इक्वल टू माइनस CV T हाई माइनस T कोल्ड, ये याद रखना, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड है रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब कंप्रेशन आ गया, ठीक है, तो कंप्रेशन को कहाँ देखें, यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर थी, है ना, ऊपर तक पहुँच गई थी, P3 V3 T कोल्ड। अब हमने इसके किसके ऊपर रख दिया, सिंक के ऊपर, और सिंक में क्या है, टेम्परेचर कोल्ड है, और यहाँ से हीट बाहर निकलेगी Q2 अमाउंट वाली। तो देखो ये है P3 है, अब P4 हो जाएगा, V4 हो जाएगा, और टेम्परेचर आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर तो सेम रहेगा, T कोल्ड। देखो P3 V3 और V3 और V4, अब ये नीचे हो गई, थोड़ी कम हो गई ना, कंप्रेस हो गई, कंप्रेस होगी तो वॉल्यूम कम हो गई, तो वॉल्यूम फाइनल वाली तो कम है तो इनिशियल वाली ज़्यादा, प्रेशर फाइनल वाला ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें वर्क कैसे निकालते हैं, वर्क इज इक्वल टू माइनस NRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल। तो अब टेम्परेचर कौन सा वाला है, कोल्ड वाला, तो कोल्ड वाला ले, फाइनल वाली कौन सी है, V4 बाय V3, तो इसको लिखेंगे V4 बाय V3, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, P, जैसे इसे लिख सकते हैं ना P1 बाय P2, तो इसे लिख सकते हैं P3 बाय P4। और फोर्थ कौन सा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। अब देखो रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन कैसे है, ये है हमारे पास, हमने ये कम कर दिया, ये था P3 V3 और T कोल्ड, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब की बार एडियाबेटिक है तो मतलब हीट अंदर बाहर, ये रहा, हमने रख दिया नॉन कंडक्टिंग पे, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग पे रख दिया, ना तो हीट अंदर जा सकती है ना बाहर आ सकती है। अब देखो T कोल्ड है, कंप्रेस कर रहे हैं हम इसे, है ना, हीट तो हम अंदर बाहर नहीं दे सकते, अंदर जा, मतलब हीट इसमें से हम नहीं निकाल सकते, हमने कंडक्टिंग कर दिया, ये नॉन कंडक्टिंग है ना, मतलब कि अब नॉन कंडक्टिंग कर दिया, हीट बाहर नहीं जा सकती, तो T कोल्ड है। अब देखो प्रेशर कितना हो जाएगा, T कोल्ड है तो कोल्ड के बाद क्या हो जाएगा, T हॉट, प्रेशर 3 है तो प्रेशर हो जाएगा 4 और वॉल्यूम भी हो जाएगी 4, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम किसकी ज़्यादा, V3 V4, V3 ज़्यादा है, प्रेशर P3 नहीं, 3 नहीं था ना, ये 4 था ना पहले, P4 V4, और ये कितना हो जाएगा, P1 V1। तो देखो P4 और P1 कौन सा ज़्यादा है, ये P4 है और ये P1 है ना, उल्टे वहीं पर पहुंच गए ना P4 V1 पे। तो P4 और V1 में किसका प्रेशर ज़्यादा, इसका जो छोटा है, और वॉल्यूम V4 और V1, दिख नहीं रहा ना, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो देखो रिवर्सिबल एडियाबेटिक, तो W इज इक्वल टू CV dt, तो W इज इक्वल टू CV, dt की वैल्यू क्या होगी, T फाइनल माइनस T इनिशियल, तो W इज इक्वल टू CV, T फाइनल कितना, T हॉट और माइनस T कोल्ड, ठीक है, ये आ जाएगा, आगे ना समझ में। देखो यहाँ पर क्या था, P1 V1 TH, P2 V2 TH, P3 V3 T कोल्ड, P4 V4 T कोल्ड। आइसोथर्मल है
टेम्परेचर सेम, एडियाबेटिक है टेम्परेचर डिफरेंस, आइसोथर्मल है टेम्परेचर सेम, एडियाबेटिक है टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, P1 और P2 मतलब वॉल्यूम की बात करें, एक्सपेंड हो रहा है V1 और V2 में V2 ज़्यादा है, V2 V3 में V3 ज़्यादा है, V3 V4 में V3 ज़्यादा है ना, कंप्रेस हो रहा तो यही ज़्यादा होगी ना, और V4 और V1 में V4 ज़्यादा कंप्रेशन हो रहा। ठीक है, ये आगे सारे केस। अब इनका करते हैं हम टोटल वर्क डन और टोटल इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, कैसे निकलती है वो। तो देखो टोटल इंटरनल एनर्जी कैसे निकलेगी, एडियाबेटिक है Q इज इक्वल टू 0, यहाँ पर देखो Q इज इक्वल टू 0 तो डेल U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है, तो Q 0 हो गया, तो डेल U इज इक्वल टू W, तो जो W है ना यहाँ पर ये डेल U के बराबर है, ये W है ना जो यहाँ पर डेल U के बराबर है। और आइसोथर्मल है डेल T 0, तो डेल U इज इक्वल टू 0, आइसोथर्मल है डेल T इज इक्वल टू 0, तो डेल U इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पर टोटल वर्क डन निकालता हूँ तो कितना निकलता है, टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ AB प्लस इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ BC, इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ CD और इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ DA। ये आइसोथर्मल है, ये एडिया, ये आइसो और ये एडिया। आइसोथर्मल में 0 हो जाएगा, आइसोथर्मल में 0, इसमें CV माइनस CV T हॉट माइनस T कोल्ड, और इसमें प्लस CV T हॉट माइनस T कोल्ड, सेम है दोनों, कट जाएंगे, तो डेल्टा U T कितना हो गया 0। और मैंने क्या बताया था, ये एक स्टेट फंक्शन है, जिससे पाथ से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, तो साइक्लिक इंटीग्रल कितना होता है 0, मतलब कि चल के जब वो वहीं पर आ गया उल्टा तो चला कितना, वो वहीं पर है, इंटरनल एनर्जी तो उसकी सेम है ना, तो ये मतलब इसका। अब वर्क डन और देखते हैं कैसे वर्क डन आता है इसका। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं कारनोट से, थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन आते हैं पूरी से, फॉर्मूले तो क्वांटम में है। देखो W टोटल कितना हो गया, W ऑफ AB प्लस W ऑफ BC प्लस W ऑफ CD प्लस W ऑफ DA, आइसो एडिया क्या होता है, माइनस nRT हॉट ln V2 बाई V1, तो माइनस CV DT, और DT क्या था T हॉट माइनस T कोल्ड, इसका फॉर्मूला क्या था, माइनस nRT ln माइनस nRT T हॉट था, और एक बार T कोल्ड हो जाएगा, और ln V2 बाई V1 था, और ये आ जाएगा V3 बाई V4 है ना, और यहाँ पर प्लस CV T हॉट माइनस T कोल्ड, इससे कट गया, सेम है, तो ये कितना आ गया, माइनस nRT ln T हॉट माइनस T कोल्ड V4 बाई V3। ठीक है, ये देख लेना V4 बाई V3 था ये, तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस nRT ln, यही था ना, हाँ, तो माइनस nR और ln, देखो V2 बाई V3 और V4 बाई V3, V2 बाई V1 V4 बाई V3 ये सेम है, क्यों सेम है, करके देखेंगे। तो V2 बाई V3 एडियाबेटिक प्रोसेस है दोनों, एडियाबेटिक से पूरा करके दिखा रखा है, गामा माइनस 1 वगैरह वगैरह। तो देखो V2 बाई V3 इज इक्वल टू V4 बाई V3 V4 बाई V3, बड़ा छोटा, ठीक है ना, बड़ा छोटा ये आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, देखो माइनस nRT T हॉट ln V2 बाई V1 और माइनस nRT कोल्ड ln V3 मतलब V2 बाई V1, इसको V2 बाई V1 कर देंगे, तो माइनस NR ln V2 बाई V1 माइनस NR ln V2 बाई V1, तो इज इक्वल टू माइनस NR ln V2 बाई V1, और ब्रैकेट में क्या, T हॉट माइनस T कोल्ड, T हॉट माइनस T कोल्ड।
V1 बाई V2, V4 बाई V3। V3 बाई V4 आएगा, ठीक है ना। और ये कितना आएगा, V1 बाई V2। अब देखो कैसे होगा ये, इसको प्लस कर दो, प्लस nRT कोल्ड ln V2 बाई V1, और ये एलसीएम ले लो तो माइनस nRT हॉट माइनस T कोल्ड ln V2 बाई V1। तो ये आ गया हमारे पास W टोटल, ठीक है। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट, दैट इज द वर्क डन। इसका मतलब क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, तो नेगेटिव का क्या मतलब है, वर्क डन बाय द सिस्टम, इसे कर लेना अपने आप। तो ये हो गया हमारा ये कंप्लीट। अब करते हैं एफिशिएंसी रेफ्रिजरेटर। एफिशिएंसी कार्नोट की, एफिशिएंसी रेफ्रिजरेटर की। एफिशिएंसी कार्नोट की, जिसे डिनोट करते हैं ईटा से, नीटा इज इक्वल टू टी हॉट माइनस टी कोल्ड अपॉन टी हॉट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन Q1, और ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है ना। इज इक्वल टू मतलब कि Q हॉट प्लस Q कोल्ड अपॉन Q हॉट। नीटा क्या होता है वैसे, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या दे रहा है, काम दे रहा है ना हमें, वर्क पॉजिटिव में, ठीक है, वर्क आ रहा है पॉजिटिव में। और इनपुट पहली Q1 लिया था ना, Q1 क्या होता है कि हॉट लिया है, काम दे रहा वो हमें, है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो नेगेटिव। और ये क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम अपॉन में हीट गिवन। वो शुरुआत में जो हमने देखा था वो कंडक्टिंग में, तो ये जो हीट जा रही थी Q1 वो टी हॉट, तो ये Q हॉट ही था ना, तो Q हॉट ये वो वाला हीट गिवन टू द सिस्टम, ठीक है। ये है इसका मतलब, हीट एब्जॉर्ब टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम। तो नीटा का फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। W आएगा इसमें नेगेटिव, याद रखना, क्योंकि वो काम कर रहा है ना। अब सेकंड है हमारे पास रेफ्रिजरेटर। देखो रेफ्रिजरेटर क्या होता है, बीटा, बीटा ही होता है ना, कोई कुछ और होता हो, बीटा। तो देखो क्या होता है, ये होता है टी हॉट कोल्ड अपॉन टी हॉट माइनस टी कोल्ड, Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2, Q कोल्ड अपॉन Q1 प्लस Q2। बीटा आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है, क्या दे रहा है रेफ्रिजरेटर, बाहर क्या दे रहा है, हीट दे रहा है ना, और कौन सी 2 वाली, अपॉन में वर्क। Q2 क्या है इसमें, जो हीट बाहर दे रहा है, बाहर निकल रही है ना, तो नेगेटिव। और वर्क क्या आएगा इसमें, पॉजिटिव। तो इसमें निकाल देना, रेफ्रिजरेटर में हीट बाहर निकल रही है ना, तो हीट रिलीज बाय द सिस्टम, और सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं, उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। हीट रिलीज बाय द सिस्टम अपॉन में वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा एफिशिएंसी और कार्नोट साइकिल। अब है किर्चॉफ इक्वेशन। देखो किर्चॉफ इक्वेशन क्या कहती है, डेल्टा H, अच्छा देखो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल CP समीशन ऑफ H2 माइनस समीशन ऑफ T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये बन जाएगी हमारे पास किर्चॉफ इक्वेशन, और समीशन नहीं लगेगा इसमें, समीशन अगली वाले में लगेगा। तो ये है हमारे पास किर्चॉफ इक्वेशन, डेल H2 माइनस डेल H1 डेल CP और T2 माइनस T1। और इसमें एक और बन जाती है अगर एनर्जी के फॉर्म में लें, ठीक है। अगर एनर्जी के फॉर्म में लें, ये तो H है, और दूसरा कौन सा होता है U इज द फंक्शन ऑफ T एंड V, H इज द फंक्शन ऑफ T एंड
पी। ठीक है, अब निकालेंगे मान लो डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल, इसमें क्या सी पी था, इसमें सी वी आ जाएगा और इसमें T2 माइनस T1। डेल U2 को हम लिख सकते हैं डेल E2 माइनस डेल E1, डेल सी वी T2 माइनस T1। ठीक है ना, ये वाली इसको E2 भी लिख सकते हैं हम। ये होगी किरचॉफ। अगर मान लो डेल H निकालना है स्टैंडर्ड, तो डेल H नोड इज इक्वल टू समीशन ऑफ H नोट प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ H नोट रिएक्टेंट। ठीक है, एक ये हो जाती है। और अगर डेल सी पी निकालना है तो डेल सी पी इज इक्वल टू समीशन ऑफ सी पी किसका, प्रोडक्ट का, माइनस समीशन ऑफ सी पी किसका, रिएक्टेंट का। डेल सी वी निकालना है समीशन ऑफ सी वी प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ सी वी रिएक्टेंट। ठीक है, ये डेल एस नोट निकालना है इज इक्वल टू समीशन ऑफ एस नोट प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ एस नोट रिएक्टेंट। ठीक है, और देखो एफिशिएंसी में पिछले में एक चीज़ और थी कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर रिजर्वोयर में, उसमें लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। ये हो गए हमारे कंप्लीट। अब करते हैं अपना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन क्या थी कि उसने हीट की डायरेक्शन नहीं बताई थी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर ही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, कि हीट मतलब कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है, हाई टू लो टेम्परेचर ही करती है, लो टू हाई भी करती है। तो ये किसने बताया, सेकंड लॉ। ठीक है, और एक स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताया किसने, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने, कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस का मतलब जो अपने आप हो जाए, और कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा कि जो सा प्रोसेस अपने आप ना हो, उसे हम करवाएं एनर्जी दे के या वर्क दे के। तो देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किसके बारे में बताया था, एक तो स्पॉन्टेनिटी जो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन थी, और एक डायरेक्शन ऑफ हीट, इनके बारे में बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी के फॉर्मूले देखते हैं, समरी बनी हुई है। ठीक है ना, डायरेक्ट सब की समरी बनी हुई है। इसके बाद आएगा हमारा एंट्रोपी। एंट्रोपी के बाद है गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, ट्रोटॉन्स रूल, रेजिडुअल एंट्रोपी, जूल्स एक्सपेरिमेंट, जूल्स थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जूल्स थॉमसन कोफिशिएंट। तो सबसे पहले जूल्स एक्सपेरिमेंट ही करते हैं। या फिर एंट्रोपी ही देख लें पहले थोड़ा सा, वीडियो बनेगी लंबी। तो देखो एंट्रोपी क्या होती है, सबसे पहले इसमें एंट्रोपी देखते हैं। एंट्रोपी एंट्रोपी क्या होती है, डेल एस से, मैंने कहा था ना डेल से डिनोट करते हैं, क्योंकि हम चेंज देखते हैं, खाली एक की नहीं पता लगा सकते हम, हमें उसमें चेंज पता लगाना कि एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी होती है सिंपल भाषा में कहें तो रेंडमनेस। अब देखो रेंडमनेस कैसे, कोई चीज़ है, गैस है, बंद है, ठीक है, वो मतलब फैल नहीं रही है और उसे खुला छोड़ दो, वो फैलने की मतलब भागने की कोशिश करेगी, तो वो होती है उसकी रेंडमनेस। एंट्रोपी रेंडमनेस होती है। और क्या है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एस यूनिवर्स, और जो हमेशा इंक्रीज करती रहती है, किसके लिए, इरिवर्सिबल, और रिवर्सिबल के लिए वो 0 के इक्वल होती है। ठीक है, एक ये याद रखना। और इट इज एट इक्विलिब्रियम, अगर कोई चीज़ इक्विलिब्रियम पे आ जाती है तो वहाँ पर एंट्रोपी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। एट इक्विलिब्रियम एंट्रोपी इज मैक्सिमम। और क्या, इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मैंने बताया था ना, एक्सटेंसिव का मतलब जो एडिटिव ना हो, हाँ एडिटिव हो जाए। ठीक है, इंटेंसिव में कौन सी थी, डेल्टा एस एम, एक्सटेंसिव में कौन सी थी, डेल एस। ठीक है, तो ये है।
ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, सारे जितने भी नेचुरल प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल, मतलब रिवर्सिबल नहीं होते, वो एक साइड एक डायरेक्शन में चलते ही रहते हैं। एक ये है ऑल हीट इज नॉट completely converted into work but all work can be converted into heat में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, देखो एक इक्वेशन है डी क्यू बाय डी टी, वो किससे बड़ा होता है, जीरो से वो होता है छोटा, मतलब इक्वल टू होता है किसके, जीरो के, कब, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और छोटा होता है वो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अगर इसी में मैं इस वाली को भी पुट कर दूं डेल्टा एस को, तो डेल्टा एस जीरो से बड़ा होता है, मतलब कि हमेशा पॉजिटिव होती है ना ये, तो इक्वल टू रिवर्सिबल के लिए, और बड़ी होती है इरिवर्सिबल के लिए, ये याद रख लेना। मतलब डेल्टा एस इज इक्वल टू पॉजिटिव, हमेशा वो बढ़ती रहती है यूनिवर्स की। एक ही बात आ गई। अब देखो डेल एस इज इक्वल टू डेल एच ओवर टी। यूनिट देखो, डेल एच क्या है, एच जूल के, ये क्या है केल्विन, तो इसकी यूनिट जूल पर केल्विन। तो एस की यूनिट हमेशा जूल पर केल्विन या जूल पर केल्विन पर मोल, इनमें याद रखना। ठीक है, डेल एच एक फॉर्मूला और बनता है, एक तो ये बन गया डेल एस इज इक्वल टू, देखो डेल एच क्या होता है, मैं सी पी देखो, सी पी हमारे पास क्या होता था, क्यू पी ओवर डेल टी, क्यू पी क्या होता था, डेल एच ओवर डेल टी। अगर मैं डेल एच निकालूं तो क्या हो जाएगा, डेल एच निकालूं तो सी पी डी टी है ना, सी पी डेल टी। तो डेल एच की जगह पुट कर रहा हूँ मैं सी पी डेल टी ओवर टी। तो सी पी की यूनिट क्या होती है, जूल पर केल्विन, टेम्परेचर की क्या होती है केल्विन, केल्विन इससे कट गया, तो डेल एस की जूल पर केल्विन। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है, ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा। ये जैसे कि डेल यू, चलो वो तो देख लेना, सी वी इज इक्वल टू क्यू वी ओवर डेल टी, क्यू वी क्या होता है डेल यू ओवर डेल टी, सी पी इज इक्वल टू क्यू पी ओवर डेल टी, डेल एच ओवर डेल टी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिखूँ डी यू लिखूँ, डेल यू इज इक्वल टू सी वी डी टी, डेल एच इज इक्वल टू सी पी डी टी, डेल एस इज इक्वल टू सी पी डी टी बाई टी। ठीक है ना, ये तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं ओनली इन द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, इसमें से क्वेश्चन आते हैं और आए भी हुए हैं क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी से। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, सबसे पहले लो डेल एस, किस कौन कौन कांस्टेंट है, u और v। ठीक है ना, ds लो, ds के साथ कौन है u और v, तो u कोमा v। ठीक है, ऐसी h कोमा p, तो ds और h कोमा p। तो एंट्रोपी पॉजिटिव होती है ना, इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो। बाकी बच गए ये वाले, अब सेंटर सेंटर वाले उठा लो, तो डी एच एस कोमा पी लेस देन जीरो, जी उठाओ, पी कोमा टी लेस देन जीरो, ए उठाओ, वी कोमा टी लेस देन जीरो, यू उठाओ, एस कोमा वी।